आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 10। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस चैप्टर था बेसिकली चैप्टर 1 वो हमारा खत्म हो गया। उस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फिर एक खास टाइप ऑफ कंपनी स्टडी किया था, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, टाइप्स ऑफ कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा, जो लास्ट कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो कौन सा था? वो था इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि किसी भी कंपनी को, किसी भी टाइप ऑफ कंपनी को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, किसी भी टाइप ऑफ कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये हमने पढ़ा था लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होगी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है बनाना? हमने 4 डॉक्यूमेंट्स पढ़े, 4 चीजें पढ़ी थी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन, एड्रेस। सबसे अहम चीजें क्या थी? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। चैप्टर 2 हमारा सारे का सारा इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स के गिर्द घूमेगा। किन 2 डॉक्यूमेंट्स के गिर्द घूमेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, और क्या स्टडी करेंगे एक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। अच्छा, मुझे बताइए, अभी हमने पढ़ा कुछ भी नहीं इसके बारे में, लेकिन मुझे सोच के बताइए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज्यादा चीजें लिखी होती हैं कि आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स में। शाबाश। मेमोरेंडम में हो सकता है 6-7 चीजें लिखी हो, आर्टिकल्स में हो सकता है 20-25 चीजें लिखी हो। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो ज्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम की निस्बत। मेमोरेंडम में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, जो ज्यादातर आउटसाइडर्स के लिए होती है, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल नेचर की होती है, कि कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स होंगे, इंटरनल मामलात होंगे, वो कैसे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट कैसे अपने डिसीजन मेकिंग वगैरह करेगी, और दूसरी चीजें। तो इस चैप्टर में हम किन 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। अच्छा, पहले किसके बारे में पढ़ना चाहिए? जो अहम चीज पहले ना, मेमोरेंडम के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम मेमोरेंडम के बारे में सिर्फ एक चीज के, एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। क्या? कि मेमोरेंडम की क्लॉजेस क्या हैं, मेमोरेंडम के अंदर किन किन बातों का जिक्र होता है, ये स्टडी करेंगे। कि आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन देखें, उसमें आपको क्या क्या पता चलेगा? क्या कंपनी का एड्रेस उसमें लिखा होगा? लिखा, ये क्वेश्चन नहीं, ये अब देखेंगे, अभी फौरी तौर पे फैसला ना ले, मे भी लिखा हो मे भी ना लिखा हो। क्या मेमोरेंडम में ये लिखा होता है कंपनी के मेंबर्स कितने हैं? पता नहीं, मे भी लिखा हो मे भी ना। तो ये हम स्टडी करेंगे कि कंपनी के मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, लिखा होना जरूरी है। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है? क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको MOA भी लिखते हैं एब्रीविएट करके। क्लॉजेस का मतलब क्या है? पार्ट्स कह ले। क्लॉजेस एक लीगल टर्म है जिसका मतलब समझ लीजिए कि पार्ट्स के मेमोरेंडम के कितने हिस्से होंगे और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होगी। सबसे पहली क्लॉज या पहला पार्ट नेम क्लॉज, जिसमें क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होगा। और किसका नाम? डायरेक्टर्स का नाम तो नहीं लिखा होगा, शेयर होल्डर का नाम तो नहीं लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा। क्या किसी कंपनी का कोई नाम होता है? नाम होता है, बिल्कुल, और लाजमी है नाम हो, और नाम भी ऐसा हो कि किसी और का ऐसा नाम ना हो। नाम भी ऐसा हो किसी और का ऐसा नाम ना हो। तो कंपनी का नाम क्या है, ये कहाँ लिखा होगा? नेम क्लॉज में। और नाम के साथ वर्ड लिखा होगा लिमिटेड वगैरह, लिमिटेड वगैरह, यानी लिमिटेड तो लिखा ही होगा, लिमिटेड के साथ भी कुछ और भी लिखा होगा, कुछ और भी लिखा होगा। लिमिटेड के साथ कुछ और क्या लिखा होगा? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो नाम के साथ वर्ड सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो, पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी है सिर्फ लिमिटेड लिखा, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। शाबाश। और अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो, अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो सब्सिडरी है किसी होल्डिंग की, लिमिटेड लिखा, सब्सिडरी नहीं लिखा होगा। होल्डिंग के नाम में भी होल्डिंग नहीं लिखा होगा। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, होल्डिंग और सब्सिडरी ये नाम के साथ नहीं लिखे जाते। आपको किसी भी कंपनी का नाम देख के ये तो पता चल जाएगा पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये भी पता चल जाएगा लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि होल्डिंग कंपनी है कि। अच्छा, अगर पहचान रहे हैं आप, कंसर्ट बिल्ड हो रहा है, तो मुझे बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा नाम में क्या लिखा है, आपने मुझे टाइप ऑफ कंपनी बताना है। नाम में लिखा क्या नाम रखें? अल-फलाह वाला क्वेश्चन था, अल-फलाह लिख रहे थे। अल-फलाह प्राइवेट लिमिटेड, अल-फलाह लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर,
अल-फलाह गारंटी लिमिटेड, अल-फलाह अनलिमिटेड, अल-फलाह, अल-फलाह किसी का नाम सुना? अल-फलाह, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड वगैरह नहीं आता, खा गए मारा। चले कोई बात नहीं, बहरहाल ये तो हमें पता चल गया कि नेम क्लास में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगली क्लास प्लेस क्लास, नाम से प्लेस क्लास, इसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी कहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। आप चलें रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से कर लें तो बेहतर है, प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। इसका मतलब क्या है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, एक होता है मेन ऑफिस, एक होता है ब्रांच ऑफिस। ये एक या ये इसमें हर जगह के का नहीं लिखा होगा कि कंपनी का एक ऑफिस लाहौर में है, कराची में है, 2 मुल्तान में है, 4 पेशावर वगैरह, ये नहीं लिखा होगा। बल्कि क्या लिखा होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह पे है। और नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब मेन ऑफिस या हेड ऑफिस होता है, लेकिन लॉ में मेन ऑफिस या हेड ऑफिस की टर्म यूज नहीं होती। कौन सी टर्म यूज होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस। लफ्ज़ रजिस्टर से मुराद वो वाला ऑफिस जिसका एड्रेस रजिस्टर करवाया गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और मजे की बात सुनिए, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में हम प्रोविंस लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखेंगे। प्रोविंस लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस। प्रोविंस का मतलब क्या? मतलब पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। प्रोविंस नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, प्रोविंस नहीं है ना, अभी नहीं। चलो ठीक। क्या कोई ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान का जो प्रोविंस का हिस्सा ना हो किसी? इस्लामाबाद क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है, इस्लामाबाद। तो प्रोविंस का नाम लिखा होगा या अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट पार्ट ऑफ प्रोविंस, पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस, वो लिखेगा। जैसे इस्लामाबाद। अब मुझे बताइए, रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है और ब्रांच ऑफिस सियालकोट में है, क्या लिखा होगा यहाँ पे? पंजाब लिखा होगा जी। नीचे लाहौर लिखा होगा? नहीं, ये उस वक्त है जब प्रोविंस का हिस्सा नहीं है कोई। या तो ये लिखा होगा ऊपर वाली चीज या नीचे वाली चीज। जैसे इस्लामाबाद है, रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में क्या लिखेंगे? इस्लामाबाद। ये अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, अदर पार्ट ऑफ राज्य जो कि पार्ट ऑफ प्रोविंस नहीं है। हाँ जी, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, जो भी है आगे, जो भी है। भैया बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए, अगर सक्खर में है रजिस्टर्ड ऑफिस तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? सक्खर नहीं लिखा होगा, यहाँ पे सिंध लिखा होगा, क्योंकि सक्खर सिंध का हिस्सा है और प्रोविंस का नाम आता है मेमोरेंडम में, प्रोविंस का नाम आता है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस मुल्तान में है, चले मुल्तान में है रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या लिखा होगा यहाँ पे? पंजाब। रावलपिंडी में है पंजाब, कोयटा में है बलोचिस्तान, मियां चन्नू इंडिया। मियां चन्नू बस कर दे भाई, ये बड़े बड़े शहर पहचानने काफी है, वरना हाँ वो इतने कोई दूर दराज के शहर नहीं लेके आएगा। वरना जाहिर है वो पेपर देने के लिए कराची के स्टूडेंट भी जाएंगे ना, वो ऑनलाइन के फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स में कराची के, उनको क्या पता मियां चन्नू ने शायद पहली दफा ना सुना। मियां चन्नू सिंध में है, मियां चन्नू ठीक है, मैं ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है जी। रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस या मेन ऑफिस अलग अलग भी तो हो सकते हैं, यस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में यहाँ पे किसका नाम आएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस का। रजिस्टर्ड ऑफिस में जो रजिस्टर करवाया हुआ है रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एक से ज्यादा नहीं होते, और रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है मेरे भाई। अब आई कैप ने केस स्टडी पूछी 2 नंबर की, अभी देखते हैं आई कैप लेवल की केस स्टडी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। केस स्टडी उसने क्या पूछी? उसने कहा एक कंपनी ने अपना ऑफिस
सियालकोट से फैसलाबाद शिफ्ट किया रजिस्टर्ड ऑफिस और मेमोरेंडम में अल्टरेशन की ही नहीं, तो बताइए क्या मेमोरेंडम में अल्टरेशन होनी चाहिए? नहीं होनी। क्यों नहीं होनी चाहिए? दोनों का प्रोविंस पंजाब है, सोचा अल्टरेशन नहीं होगी। भाई ये क्लियर हो गया? नेम क्लास भी ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी ओके। अच्छा लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस है तो रजिस्ट्रार ने अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है कंपनी के साथ तो वो कैसे करेगा? वो कंपनी का नाम लिख के सिर्फ प्रोविंस लिख के तो भेज देगा, लेटर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसको हमने उसी रजिस्ट्रार को हमने एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, जब भी इनकॉर्पोरेशन करवा रहे थे वो उधर भेजेगा लेटर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, एक दफा कंपनी का नाम रख लिया, बाद में चेंज हो सकता है कि नहीं? क्या करवाना पड़ेगा? अल्टरेशन इन मेमोरेंडम। अल्टरेशन इन मेमोरेंडम के लिए क्या करवाना पड़ेगा? कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन, याद है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और हाँ 3/4 और स्पेशल रेजोल्यूशन की एग्जांपल बताई थी। जब कभी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन करवानी हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। ये क्लियर? तो आगे चलते हैं। एड्रेस वाली बात की थी ना, फिर से करते हैं क्योंकि उसमें जो मैं पढ़ा था ना रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्लास वाले में एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का, सिर्फ वो तो वही एड्रेस है ना कि जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। हाँ जी, ये बात क्या आपने कहा कि उसने एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा होगा, तो ऑलरेडी लिखा होता है ना, उसके बाद की चीज नहीं लेक्चर के बाद नहीं, लेक्चर के अंदर ही, नो प्रॉब्लम, ताकि सारे स्टूडेंट का भला हो और ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी भला हो। जब भी कोई आपका एक सवाल लेक्चर का हिस्सा बन रहा है ना, वो परमानेंटली सारे स्टूडेंट्स के लिए फायदे का बायस बन जाता है। इनका क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? नहीं मैं वैसे मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है। क्वेश्चन इनका ये है कि एड्रेस हमने भेजा, हमने तो जब इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे उस वक्त भी एड्रेस भेजा था, उस वक्त भी वही रजिस्टर्ड ऑफिस ही था, तो ये भी एड्रेस भेजा, रजिस्टर्ड ऑफिस ही। अच्छा एग्जांपल देते हैं, ये इस जगह जहां पे आप बैठे हैं, फर्ज कीजिए किसी कंपनी का रजिस्टर्ड, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है 18L मॉडल टाउन लाहौर, ये है इसका एड्रेस। ये अगर आप कोई लेटर वगैरह लिखेंगे इस एड्रेस के ऊपर तो ये पहुंच जाएगा कॉलेज में, ठीक है। जब हमने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है ना, उसमें जो एड्रेस देना है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए वो ये पूरा एड्रेस देना है, 18L मॉडल टाउन लाहौर। लेकिन जो मेमोरेंडम में प्लेस क्लास या रजिस्टर ऑफिस क्लास में लिखना है वो सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, पंजाब। क्लियर हो गया दोनों में फर्क? वो भी एड्रेस था, ये भी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास है, लेकिन इसमें कंप्लीट एड्रेस नहीं है, सिर्फ प्रोविंस का नाम है, जिससे पता चल जाए किस प्रोविंस में है। जी जी हाँ देखिए, अगर तो यही एड्रेस जो आपने इसी के ऊपर रजिस्टर्ड ऑफिस भी बनाने, क्वेश्चन का ये है कि सर उसमें एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस के आगे लिखा है टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। अगर तो यही एड्रेस आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बाद में बन जाता फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अगर आपने इनिशियली एड्रेस दिया, बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस किसी दूसरे एड्रेस पे बना रहे हैं, तो चूंकि चेंज कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। बात समझ आई? नहीं आई? फिर से सुने। नहीं अच्छा, अब मैं जरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछने लगा। रजिस्ट्रार को एड्रेस दिया लामा, ये इसका मॉडल टाउन का, ठीक है। मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? मेमोरेंडम में पंजाब। और जो कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस दिया उसमें क्या लिखा होगा? मॉडल टाउन। बाद में इसको शिफ्ट करके लामा इकबाल टाउन ले गए। पहले बताइए क्या मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत है? क्योंकि लामा इकबाल टाउन के साथ ये भी लाहौर में ही है, पंजाब में ही है। लेकिन क्या रजिस्ट्रार को बताने की जरूरत है? यही वो कह रहा है, हाँ कम्युनिकेशन कि जब कभी आप अपना ऑफिस उठा के साथ वाली सड़क पे भी ले जाना तो रजिस्ट्रार को, फिर क्योंकि उसने कम्युनिकेशन करनी, उसके लेटर नहीं पहुंचेंगे वरना आपके पास। लेकिन मेमोरेंडम को की अल्टरेशन की जरूरत सिर्फ उसी वक्त पड़ेगी जब एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाएंगे या पार्ट ऑफ प्रोविंस से जाएंगे। हाँ, क्या रजिस्ट्रार को जो इन्फॉर्म करना है प्रेस्क्राइब, अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन शायद कोई टाइम हो, मे भी 15 दिन के आसपास का कोई टाइम हो कि जिसमें हमने करना, अभी नहीं पढ़ा, या शायद 7 दिन का होगा, ये अभी देखेंगे इसको, ये भी पढ़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन ना हमने कहा, ये असल में ना डेज याद करना हमेशा मेरे लिए मसला होता है। लॉ में किसी जगह पे 7 दिन, किसी जगह पे 15 दिन, किसी जगह 28 दिन, किसी जगह 30 दिन, 45 दिन, 35 दिन। तो हमने क्या किया है, एंड पे ना एक, आप अगर बुक है ना इसके एंड पे देखें, सारे डेज इकट्ठे करके रख दिए। फारिग बैठे ना कभी, अफ्तारी में अभी 25 मिनट है, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा और रोजा भी जल्दी नहीं खुल रहा, टाइम गुजर नहीं रहा, तो फिर क्या करना है हमने, ये डेज को वगैरह पढ़ना शुरू कर देना।
हाँ ये 10-15 पता ही नहीं चलेगा आपको कब अफतारी हो गई है। ऐसी नींद आएगी। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। अच्छा, इसमें अहम चीज है, ये क्लास तो क्लास है तो इसलिए क्लास कर रहे हैं। बिजनेस क्लास का मतलब क्या है? काम क्या कर रही है कंपनी, कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। अच्छा, पहले ना एक मैं आपको पुरानी प्रॉब्लम बता दूं, पहले इसका नाम सिर्फ बिजनेस क्लास होता था, समझिए। तो इसमें कंपनीज बाजू का, आपको पता है कुछ कंपनीज होती है उनकी एक्टिविटीज बहुत सी होती है। जैसे अगर आप पेप्सी कंपनी के बिजनेस क्लास देखें, आप कहेंगे वो कोल्ड ड्रिंक भी बनाते हैं, लेज भी बनाते हैं, वो मिनरल वाटर भी बनाते हैं, वो और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जूस भी बनाते हैं। हाँ जी। तो बिजनेस लिखते 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 ना वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती थी। अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ज़्यादातर लोगों के लिए ये रेलिवेंट नहीं होता कि आप उनको एक एक चीज़ बता दें जो आप काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल चीज़ बताएं, बड़ा काम क्या करते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बनाएं। तो पेप्सी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है वो बताएंगे, वो बोतलें बनाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस समझ आ गया क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी सिर्फ यही काम कर रही है, इसका ये मतलब है कि कंपनी जितने भी काम कर रही है सबसे बड़ा काम ये है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी एक्टिविटी। जैसे कॉलेज है, ठीक है, जैसे कॉलेज है, उसका एक काम तो है कोचिंग प्रोवाइड करना, लेकिन सम टाइम क्या होता है, कैफेटेरिया है, उधर से भी थोड़ा बहुत एक्टिविटीज हो रही होती है। वो फोटोकॉपी है शॉप, उससे भी कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, पैसे अर्न कर रही होते हैं कॉलेज, बुक्स से और पार्किंग से बाजू का 10-10, 20-20 रुपए लेके। तो ये सारी क्या एक कॉलेज के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में ये सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए? सिर्फ प्रिंसिपल कौन सी, मेन क्या क्या कैफे, अच्छा ये पढ़ाना, इससे ठीक है, हाँ, इससे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू करना, मेन एक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्लास में क्या लिखना है आपने, इस क्लास में मेंशन करना है आपने क्या कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है आपकी कंपनी का। अच्छा, क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बाद में चेंज हो सकता है? यस, हो सकता है, हो सकता है, हर क्लास ही चेंज हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल में हर क्लास है, सिंपल और मेंशन करना एंड मैच विद नेम, और ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नेम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। आप किस जगह पे बैठे हैं, इसका नाम क्या है, क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। नाम से आपको इनका बिजनेस पता चल रहा है? अच्छा, लेकिन इसमें कैफेटेरिया है, उसमें बाज़ औक़ात समोसे पकोड़े भी होते हैं, तो कैसा लिख सकते हैं, क्रिसेंट पकोड़ा शॉप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। क्यों? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो वो कह रहा है नाम में ऐसा लफ्ज होना चाहिए जो आपके लाइन ऑफ बिजनेस के साथ मैच करता हो, या इसको यूं कह ले, लाइन ऑफ बिजनेस जो भी है वो नाम के साथ मैच करती हो। नाम और काम, शाबाश, मिलते जुलते हो, बेहतरीन। ये कौन था जो बोला था, शाबाश। नाम और काम, नाम और काम ये मैच होते हो, नाम में काम आता हो, नाम में इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मस्ट मैच। इसके लिए एक मुश्किल सा वर्ड लिखा हुआ, कमेंजुरेट विद, पता नहीं कुछ इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं, यहाँ पे हमने आसान करके लिखा हुआ है, आई क्या की बुक में मुश्किल सा लफ्ज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम और काम मैच होते हो, यानी नाम से पता चले काम क्या है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का नाम बता सकते हैं, किसी नहीं कंपनी कंपनी कंपनी, ये पार्टनरशिप है, इससे ये फर्म्स है। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी आपने सुना कभी ना? बताइए इसके, सुजुकी नहीं, सुजुकी मोटर्स, सर्च गूगल मारो जरा, गूगल मारो, सुजुकी है कि सुजुकी मोटर्स है, जरा देखो देखो। पाकिस्तान की जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई करवाना है, ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है। फॉरेन एग्जांपल ले, पहले मुझे बता, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी सुना कभी नाम? आदम इंश्योरेंस नहीं सुना हुआ? फातिमा फर्टिलाइजर नाम ये सुना हुआ है? तो ये क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर का नाम में काम पता चल रहा है ना, ये कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि नाम आदम जी इंश्योरेंस कंपनी, नहीं मजाक में कह रहा हूं, नहीं जिस तरह उन्होंने बताया ना वो ज़हन में बैठ जाता है, जोर दे के कोई लफ्ज बोले ना ज़हन में बैठ जाता है। तो आदम जी इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस का लफ्ज है ये हमें बता रहा है इसका लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। भाई ये बात समझ आ गई?
लेकिन याद रखिए प्रैक्टिकली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके नाम में उनका काम नहीं लिखा होता, जैसे कैंडी क्रश, ये कंपनी थोड़ी, फौजी फाउंडेशन, ये ऐसी कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट 2017 से पहले रजिस्टर्ड हो चुकी थी। ये जो प्रोविजन आई है ना मैच होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट में प्रोविजन आई है 2017 में। तो 2017 में जो पुरानी कंपनीज ना जब ये प्रोविजन आई तो वो चीख पड़ी, उन्होंने कहा सर हमने साल लगा के अपने नाम की गुडविल क्रिएट की है और अब आप ये प्रोविजन लगा के नाम में काम भी आना चाहिए, हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हमारा नाम चेंज हो गया तो एक ब्रांड रिकॉग्निशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो फिर ला ने कहा अच्छा ठीक है पुरानी कंपनीज पुराने रूल के मुताबिक चलें, आज के बाद नई कंपनी जो भी रजिस्टर्ड होगी उसका काम और नाम मैच होना चाहिए। हाँ जी क्लियर। अच्छा मुझे ये बताइए कंपनी कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी काम बिजनेस नहीं, इलीगल काम नहीं कर सकती। 3 तरह के काम होते हैं, एक इलीगल या प्रोहिबिटेड कहते हैं, एक कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड, एक कहते हैं अलाउड। 3 बिजनेस है, कौन कौन से? प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड में फर्क मैंने पहले बताया प्राइवेट कंपनी। अलाउड का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अलाउड और प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? वो बिजनेस जो आप कभी भी नहीं कर सकते। अलाउड बिजनेस का मतलब क्या है? वो बिजनेस जो जब मर्जी कर लें। प्रोहिबिटेड का मतलब कभी, जैसे स्मगलिंग कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। इलीगल चर्स वगैरह बेचना है, ये वाला काम कभी भी नहीं कर सकते। और राइस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग और ये इस तरह की चीजें, व्हीकल्स की, ये कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, कर सकते हैं लेकिन इजाजत लेनी पड़ती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। क्या आप पाकिस्तान में अपना बैंक खोल सकते हैं? खोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं? नहीं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं। क्या एयरलाइन अपनी बोल सकते? नहीं, इजाजत रेगुलेटरी अथॉरिटी से इजाजत। तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें इजाजत लेनी पड़ती है। वो आपको यही बता रहा है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में आप कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कैन नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस विच इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? जो मना है काम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? जो कर, लेकिन अप्रूवल चाहिए होगी, यानी ये वाला काम अप्रूवल के साथ कर सकते हैं। नहीं, हर काम के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब रेलिवेंट अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। आपने रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो रजिस्ट्रेशन होती है, वो अप्रूवल नहीं होती है साला। देखिए कुछ ना कुछ लॉज तो उनका क्वेश्चन यह है कि सर हर बिजनेस के ऊपर ही कोई ना कोई लॉ अप्लाई होता है। देखिए फूड अथॉरिटी की आपने एग्जांपल दी कि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। फूड अथॉरिटी वाले आपको बिजनेस करने की, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, वैसे कोई वकील बता सकता है, बिजनेस करने या ना करने की परमिशन नहीं देते। वो ये होता है कि जी बिजनेस अगर करना है ना तो क्वालिटी ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। अच्छा बात। अच्छा मुझे ये बताइए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में क्या लिखा होगा? समझ आ गया? जो सबसे बड़ा काम। कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? एक कंपनी 4 काम कर रही है, नहीं, आप एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपने उस कंपनी का नाम रखना है अच्छा सा, ठीक है। वो कंपनी 4 काम कर रही है, तो कौन सी वाली बिजनेस एक्टिविटी को नाम का हिस्सा बनाना? जो प्रिंसिपल होगी। शाबाश। तो मुझे बताइए ये कैसे पता चलेगा कौन सी प्रिंसिपल है? जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा, इन्होंने ये कहा, या जिस सेगमेंट के एसेट सबसे ज्यादा होंगे। जैसे पेप्सी के केस में हम देखेंगे कि जी इनकी 20 प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस प्रोडक्ट में है? वो इसमें लाइन ऑफ बिजनेस। या बात बात ऐसा होता है कि कंपनी कहती है हम तो अभी ताजा बने हैं, अभी तो सेल हमारी शुरू हुई नहीं, लेकिन हमने एसेट्स वगैरह लाके इंस्टॉल कर दिए। तो उस सूरत में फिर रेवेन्यू की बजाय क्या रूल लगेगा कि सब्सटेंशियल एसेट्स और रेवेन्यू, जो भी सब्सटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहलाएगा। यानी आपके पास 2 क्राइटेरिया, अगर एक कंपनी एक से ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और डिसाइड करना है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है, तो हमारे पास ये डिसीजन करने के लिए 2 क्राइटेरिया, पहले एक रेवेन्यू क्राइटेरिया, एक एसेट। सब्सटेंशियल का मतलब सबसे ज्यादा, जिस लाइन ऑफ बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। और अगर रेवेन्यू की फिगर किसी वजह से नहीं है हमारे पास, तो जिस लाइन ऑफ बिजनेस में सबसे ज्यादा एसेट होल्ड किए हुए हैं वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन जाएगा। और अगर
प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डिसाइड करने के लिए रेवेन्यू भी है हमारे पास और एसेट्स की फिगर भी है हमारे पास, दोनों है। फिर कैसे डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? दोनों में से विच एवर इज हायर। रेवेन्यू की फिगर सुनिए, कंपनी 4 प्रोडक्ट सेल कर रही है, ए से 10% रेवेन्यू आ रहा है, बी से 20%, सी से 30% और डी से 40%। बताइए रेवेन्यू के लिहाज से प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा? डी, डी वाली। और एसेट्स के लिहाज से ए 50% एसेट्स ए के हैं, 30% बी के, 15% सी के, 5% डी के। अब एसेट्स के लिहाज से कौन सा है? ए। रेवेन्यू के लिहाज से डी, एसेट के लिहाज से ए, दोनों सामने है तो विच एवर इज हायर। कौन सी वाली परसेंटेज हायर है? ए। तो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा? ए। तो ये डिसाइड करना सीख लिया हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। चलिए गुड। हायर इन परसेंटेज देखना है, हायर इन अमाउंट नहीं, हायर इन परसेंटेज। क्लियर हो गया जी? जी जी हाँ, वेरिएशंस भी आते हैं बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली वेरिएशंस इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि वो बिल्कुल ही ऊंच नीच हो जाए। और अगर होती भी हैं तो जब एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू गिरता है ना तो नॉर्मली दूसरी का भी रेवेन्यू गिरता है। लेकिन फर्ज कीजिए अगले साल चेंज आई, ए बिल्कुल डाउन हो गई है और बी सुपर प्रोडक्ट बन गई है, तो लाइन ऑफ बिजनेस बी बन जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट टॉप पे सब्सटेंशियल होगी वो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन जाएगा। यस, क्या फिर अल्ट्रेशन करानी पड़ेगी? यस, अल्ट्रेशन करानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। 3 क्लॉजेज हो गई, कौन कौन सी? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आगे चल, लायबिलिटी क्लास, जिसमें क्या लिखा होगा? लायबिलिटी क्या? लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या लिखा होगा? लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिखा होगा कि अमाउंट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और ए ने कितनी अमाउंट गारंटी की है, बी ने कितनी की है, सी ने कितनी, ये अमाउंट भी लिखी होगी। जिस बंदे ने जितनी जितनी अमाउंट गारंटी की है वो भी लिखी होगी। लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन याद है किसी को? क्या है? कंपनी इसमें आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का लफ्ज तो आ ही नहीं रहा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डेफिनेशन क्या थी? in which members agree to contribute to the assets of the company in the event of its binding। और ये एज पर मेमोरेंडम होती है, लिखा डेफिनेशन में। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में वर्ड आर्टिकल लिखा हुआ है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन में वर्ड मेमोरेंडम लिखा है। ये दोनों अल्फाज आपकी डेफिनेशन का हिस्सा होना चाहिए जब आप इनको डिफाइन करें। तो इसीलिए यहाँ पे अमाउंट गारंटेड भी लिखी हुई है। और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो लिखा होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीनों क्लियर? लायबिलिटी क्लास 4 क्लासेस हो गई। पहली को नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी क्लास, फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास। अच्छा, अब ये गौर से देखिएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास कैसे होती। लिखा होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, नीचे क्या लिखा होगा? 100,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज इक्वल टू 1 मिलियन। ये स्ट्रक्चर होगा कैपिटल का। ये जो 1 मिलियन है इसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल नहीं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मेमोरेंडम में लिखा हुआ इसको क्या कहते हैं? क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इश्यूड शेयर कैपिटल भी होता है। ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल एग्जाम में खास तौर पे आप देखते हैं, शेयर कैपिटल हमेशा अमाउंट हो। फिर ये क्या है? 1 लाख, ये शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर, ये अमाउंट ऑफ शेयर्स नहीं है। अगर वो कहे मिस्टर ए ने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, इसका मतलब क्या है? 1000। और अगर कहे 1000 का शेयर कैपिटल खरीदा,
तो उसका मतलब शेयर कितने खरीदे? 100 खरीदे। ये फर्क ध्यान में रखिएगा, शेयर में और शेयर कैपिटल में फर्क है। शेयर बेसिकली डिवीजन है शेयर कैपिटल की। शेयर इज ए डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इन स्मॉलर पार्ट्स। बताया था ना, शेयर इज ए शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, लागत है। तो ये शेयर्स आर डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू स्मॉलर। ये ₹10 क्या बोला? फेस वैल्यू। ये ध्यान में रखिएगा, ये फेस वैल्यू या इसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स और ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में सिर्फ अमाउंट नहीं आती बल्कि साथ साथ उसकी डिवीजन भी आती है, फेस वैल्यू भी आती है। ये ध्यान में रखिएगा, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। वहां पे पता क्या पूछेगा? कहेगा एक कंपनी के 1 लाख शेयर हैं ₹10 ईच के, टोटल शेयर कैपिटल 1 मिलियन। कंपनी इसको चेंज आल्टर करना चाहती है। कंपनी चाहती है 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच बन जाए, 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच बन जाए, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल 1 मिलियन ही रहे। बताइए अल्टरेशन की जरूरत है कि नहीं मेमोरेंडम में? है, इसलिए कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में अमाउंट्स के साथ साथ डिवीजन भी आती है। अगर अमाउंट तो सेम है लेकिन डिवीजन चेंज हो रही है तो अल्टरेशन इन मेमोरेंडम होगी। ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास भी क्लियर हो गया कि टोटल कैपिटल विद डिवीजन। अच्छा, कहता है ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास उस वक्त आएगी जब कंपनी का शेयर कैपिटल, ये बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड है तो उसमें लायबिलिटी क्लास है गलत आएगी। लायबिलिटी क्लास हर सूरत में आएगी लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास उस सूरत में नहीं आएगी जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, नॉट है, सॉरी लिमिटेड बाय गारंटी हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्लियर जी? हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट तो आपको पता है वो लिमिटेड बाय गारंटी नॉर्मली होती है। अंडरटेकिंग क्लास, अगर कमीशन कोई और क्लास भी कह देके डालो तो और क्लास भी ऐड कर दी जाएगी, इसे कहते हैं अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लास। ठीक है, अगर कमीशन ने कोई और अंडरटेकिंग कहा, आपको पता है ना बाज़ कुछ टाइप ऑफ कंपनी के केस में कमीशन कहते हैं, जैसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में कमीशन एडिशनल अंडरटेकिंग भी इंक्लूड करवा देता है मेमोरेंडम में। तो अगर कमीशन की तरफ से एडिशनल अंडर हो के इंक्लूड करे तो वो भी इसका हिस्सा बना लेंगे तो मजीद अंडरटेकिंग आ जाएंगे। नहीं तो फिर सिंपल सब्सक्रिप्शन क्लास इसको कहेंगे। इसमें फिर सारे सब्सक्राइबर्स साइन करते हैं। भाई मेमोरेंडम का साइन होना जरूरी है। साइन जिस क्लास पे सारे सब्सक्राइबर साइन करते हैं और अपना अपना नाम लिखते हैं और साइन करते हैं और कहते हैं कि हम कम से कम 1 शेयर जरूर खरीदेंगे, तो उस क्लास को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लास। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब है जो मेन क्लासेस है ना हमारे सिलेबस की हद तक वो 5 है। छठी तो फॉर्मेलिटी है ना, जिसमें सारे सब्सक्राइबर अपना नाम लिखेंगे और शेयर्स वगैरह लिखेंगे, कौन बंदा कितने शेयर ले रहा है। हाँ, सब्सक्रिप्शन क्लास सब्सक्राइबर्स के लिए कि वो कितने कितने शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। कम से कम 1 शेयर हर सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करना चाहिए अगर शेयर कैपिटल है। क्लियर हो गए? अच्छा, मुझे बताइए, एक कंपनी ने पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके पास कितने सोर्सेज हैं जिनसे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं? 2, शेयर इशू कर ले या बारो कर, लोन ले ले, बोरिंग कर ले, शेयर्स या डिबेंचर, बोरिंग। अगर एक कंपनी के मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या वो शेयर कैपिटल इशू कर सकती है? मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, शेयर कैपिटल इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। शेयर कैपिटल का मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी है। अच्छा, अगर एक अगला क्वेश्चन, अगर एक कंपनी ने लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ मेमोरेंडम में, क्या वो लोन ले सकती है? अच्छा, ये बड़े डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है कि शेयर के बारे में तो रूल है, इक्विटी के बारे में रूल है, मेमोरेंडम में लिखा होगा, जिक्र होगा तो फिर इशू कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन लोन के केस में याद रखिए, लॉ कहता है हर कंपनी की बाय डिफॉल्ट एज्यूम किया जाता है, एवरी कंपनी इज डीम्ड टू हैव बोरिंग पावर। एवरी कंपनी इज डीम्ड का मतलब क्या होता है? एज्यूम्ड। अकाउंटिंग में जिसे आप कहते हैं एज्यूम्ड, एज्यूम, इट इज एज्यूम्ड,
उसे लॉ में कहते हैं डीम्ड, इट इज डीम्ड, ए कंपनी इज डीम्ड टू हैव बोरोइंग पावर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये ध्यान में रखिएगा। कई की केस स्टडी में उसने कहा कंपनी का सीईओ लोन लेने के लिए गया बैंकर के पास, बैंकर ने कहा मेमोरेंडम दिखाओ, मेमोरेंडम दिखाया, बैंकर ने कहा इसमें तो बोरोइंग पावर का जिक्र ही नहीं है, क्या आप लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सीईओ ने कहा हो सॉरी सर गलती हो गई, अगर ये हमारी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी ना उसमें हम मेमोरेंडम की अल्टरेशन करवा के तो आपको रिवाइज मेमोरेंडम जमा करवा देंगे, बराए मेहरबानी हमें लोन इशू कर दे जल्दी। हमें बैंक ने लोन इशू कर दिया, क्या बैंक ने सही किया? यस, बैंक ने सही किया। मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी नहीं है ना बोरोइंग पावर का, तो नहीं लिखा हुआ था तो सही था, तो दे दिया उसने, मैंने लोन दिलवाया है। इसका मतलब ये है कि सीईओ भी फारिग है और बैंकर भी फारिग है, लेकिन दोनों गलत बंदों ने मिलकर एक सही फैसला कर लिया। बैंकर को भी नहीं पता कि बोरोइंग पावर मेमोरेंडम में नहीं होती, सीईओ को भी नहीं पता नहीं होती, लेकिन उसने वादा कर लिया कि अगली दफा जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी हम इसमें अल्टरेशन करवा देंगे। तो उसने कहा मेहरबानी लोन ना रोके, लोन अभी इशू कर दे। बैंक ने लोन इशू कर दिया। वैसे भी लोन इशू किया जा सकता था, अगर मेमोरेंडम में बोरोइंग पावर नहीं लिखी हुई ना फिर भी कंपनी बोरो कर सकती है। बोरोइंग पावर नहीं लिखी, बोरोइंग पावर का कंपनी में लिखा, मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी है। मैं क्लियर हुई? फिर एक और कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओवरराइड का मतलब क्या है? सुपरसीड करना। ओवरराइड का मतलब क्या समझाएं आपको? ओवरराइड का मतलब है मोर इंपोर्टेंट। ओवरराइड का मतलब क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का आइन ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट की कोई रेजोल्यूशन या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर या जज की कोई किताब, किसी जज की कोई किताब, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह आपके सामने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख रहा हूं। एक है कंपनीज एक्ट 2017, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एक है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ठीक है, जो कि जनरल मीटिंग की भी हो सकती है और बोर्ड मीटिंग की भी हो सकती है। जरा मुझे बताइए इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से सबसे अहम कौन सी है? उसके बाद इसका मतलब क्या है? मोर इम्पोर्टेंट होने का मतलब पता है क्या? लीगली कि पहले इसको फॉलो करना है। अगर इसमें और इसमें कंफ्लिक्ट आया ना तो ऊपर वाले को पहले फॉलो करना है। अगर इसमें कंफ्लिक्ट आया, इसमें कंफ्लिक्ट आया, इस ध्यान में रखिएगा। आगे चल के केस स्टडी में कहेगा कि लॉ ये कहता है एक पब्लिक कंपनी के कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास की कि 2 मेंबर भी हो गए तो काम चलेगा। क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है? हमने कहा नहीं, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, फिर से बताइए। कंपनीज एक्ट ने एक जगह पे कहा हुआ है कि, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, एक टेक्निकल सेंटेंस बोलने लगा हूं, शायद समझ नहीं आएगा आपको। एक होता है डिफरेंट होना, एक होता है कंफ्लिक्ट होना। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये भाई डिफरेंट है इनसे, ठीक है, भाईजान की दाढ़ी है इनकी नहीं है, डिफरेंट है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका कंफ्लिक्ट भी हो जरूरी है। कंफ्लिक्ट होना जरूरी नहीं है। उसी तरह समटाइम्स कुछ चीजें, बड़ी अहम चीज है, कुछ कंपनीज एक्ट में और आर्टिकल्स में डिफरेंट होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कंफ्लिक्ट हो। कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट हो सकती हैं। नहीं बात समझ आई? नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। कंपनीज एक्ट ने कहा पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 मेंबर्स होना जरूरी है। आर्टिकल्स में लिखा है कम से कम 5 मेंबर्स होंगे।
बताइए आर्टिकल्स की बात वैलिड है कि इनवैलिड? वैलिड है। डिफरेंट है, कन्फ्लिक्ट नहीं, क्यों? कंपनी एक्ट की बात पूरी हो रही है, कंपनी एक्ट की बात। तो ये हिरार्की समझाने का मतलब आपको यही था कि इनमें कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कभी कन्फ्लिक्ट आता है तो जो ऊपर वाली डॉक्यूमेंट है वो प्रिवेल करेगी, वो ओवरराइड करेगी। क्लियर हो गया? एक और केस स्टडी का एग्जाम्पल पूछो आपसे। उसने कहा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है हर शेयर होल्डर का राइट है कि वो जनरल मीटिंग में जाए तो वोट एक्सरसाइज करे, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने मिलकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास की कि वो जो दूसरा 5% है ना जिसके पास शेयर, वो कभी वोट कास्ट नहीं करेगा। क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है? नहीं। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट है। कंपनीज एक्ट उसको जहां हर एक का राइट है, वो अगर वोट एक्सरसाइज करना चाहे तो उसको रोका नहीं चाहिए। तो ये कंसेप्ट है कि इन डॉक्यूमेंट्स में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्लिक्ट है तो ऊपर वाली डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगी। ये है इसका मतलब। कंपनीज एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, आगे रेजोल्यूशन भी लिख सकते हैं। भी यहां तक क्लियर? अब ऐसा कीजिए, आपको 3 मिनट दिए जा रहे हैं, आप एक दफा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है चैप्टर 2 का, इसकी रीडिंग कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी? टाइम काहे का हो गया? अभी 10 मिनट है, खुदा का खौफ करें। 2:20 2:25 है आपकी क्लास का टाइम। 1:15 से लेके 2:25 तक है, 1:10 से लेके 2:20 तक है। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कल लाजमी ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। और आज जैसे ही 6:30 बजेंगे और टाइम बमुश्किल आगे गुजरेगा, नहीं 6:30, हाँ, तो फिर आपने क्या, हाँ रोजा का नहीं, 6:30 नहीं, थोड़ा टाइम पहले, 5:45 बजे, हाँ। उसके बाद डेज को आपने देखना शुरू कर देना है, डेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है?